नमस्कार दोस्तों। आज यानी 18 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं हम। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसके देखिए उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्होंने रेड क्लिफ कमीशन की स्थापना की और भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर डिसाइड करने के लिए। तो उस समय जो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे जो राजा हरी सिंह, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ना पाकिस्तान में शामिल होंगे ना हिंदुस्तान में यानी इंडिया में शामिल होंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने मिलिटेंट्स यानी कबीलाई इलाकों के लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया कश्मीर के रीजन में, ताकि इस रीजन पर फोर्सफुली कब्जा किया जा सके। बाद में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ में और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक अभिन्न अंग बन गया। यहाँ पे देखिए। तो लेकिन हुआ क्या था, जब उनके मिलिटेंट्स जब तक जो राजा हरी सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया में आने के लिए, तब तक जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स थे वो काफ़ी आगे तक आ चुके थे, यहाँ तक वो आ चुके थे आगे। फिर हमारी आर्मी गई उनको अपने एरिया को छुड़वाने के लिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, सीज फायर साइन हो गया था, यूएन में ये केस चला गया था तो और सीज फायर साइन हो गया था यहाँ पे। और सीज फायर के हिसाब से जो एरिया जिसके पास जितना था उस टाइम पे उतना ही रह गया। तो यहाँ पे देखिए अब एक तरह से सीज फायर साइन होने के बाद में वर्किंग बाउंड्री, यानी वैसे तो देखिए एक्चुअल बाउंड्री तो ये होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे सीज फायर साइन होने के कारण में अब जो वर्किंग बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान की, वर्किंग बाउंड्री यहाँ तक है। ये एरिया अभी भी जो इंडिया का है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर इसे कहा जाता है। और ये एरिया ये चाइना के पास में है, अक्साई चीन का जो एरिया है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे हम दीवार बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो आतंकवादी है इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर में आते हैं। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू बिल्ड अ वॉल नियर दिस एरिया। लुक एट दिस, ये जो एरिया है यहाँ पे। अब देखिए, अब मैं आपको इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। अब इंटरनेशनल बॉर्डर तो वो हुआ जो रेड क्लिफ डिवाइड करके गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी जो ये सारा बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि इस पे कोई विवाद नहीं है, रेड क्लिफ इसे डिवाइड करके गए थे। लेकिन जो ऊपर का एरिया है ये हमारा एरिया है और हम कहते हैं ये हमारा एरिया है, लेकिन फिलहाल जो है अभी वो इतना एरिया हमारे पास में है। तो ये एक तरह से वर्किंग बाउंड्री है, एलओसी आप इसे कह सकते हैं। वो बात अलग है, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जो है वो भी यही कहता है कि जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके क्लेम्स जो है अपने हिसाब से तो कुछ भी बोले, मतलब जो उनके क्लेम्स हैं तो सही ना। तो इसलिए जो ये बाउंड्री है फिलहाल की, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वर्किंग बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ये। और जो जिस पे कोई विवाद नहीं है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, समझ गए। तो अब देखिए भारत इस एरिया में, ये देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे, इस बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। विवाद यहाँ के बाद स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है विवाद, समझ गए। तो इस एरिया पे कोई विवाद नहीं है। इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे दो आंत की घटनाएं हुई थी 2013 के अंदर में, यूपीए के शासनकाल में, हरिनगर और सांबा सेक्टर में, हीरानगर और सांबा सेक्टर में 180 के आसपास किलोमीटर का ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर। तो देखिए हम इस पे दीवार बनाना चाहते थे, एक वॉल बनाना चाहते थे हम, ताकि इस तरह की आतंकी घटनाओं को रोका जा सके और आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन करने से रोका जाए। तो अब हमने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना छोड़ दिया है। तो क्या इसके रीजंस हैं, क्या इसके अल्टरनेटिव्स होंगे, हमने क्यों ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना अब छोड़ दिया है, वो सारे चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल्स के अंदर में। देखिए हमने इसलिए छोड़ दिया, एक तो पाकिस्तान ने इसको अपोज किया था। पाकिस्तान के प्रेशर तले तो हम डेफिनेटली नहीं दबे होंगे, ये तो कहने की बात है, सिर्फ लिखने के लिए आर्ग्यूमेंट है ये, तो ये तो आप वैसे लिख भी नहीं सकते। हमने इसलिए छोड़ दिया जो नीचे के आर्ग्यूमेंट्स हैं। नीचे के आर्ग्यूमेंट्स क्या, देखिए हमारी जो सरकार कहते हैं कि इसको अमल में लाना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो ये एरिया है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी किसान यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी उपजाऊ भूमि है, काफ़ी खेती होती है, तो इसलिए। और दूसरा, हमारी आर्मी ने भी इसका अपोज किया इस प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि देखिए आर्मी ने कहा कि कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि इस पूरे रीजन के अंदर में एक मिलिटेंट ऑपरेशन, यानी जो है मिलिट्री के ऑपरेशंस चलाए जाएं इस पूरे रीजन के अंदर में और मिलिटेंट्स को काउंटर करने के लिए। तो दीवार बनने के बाद में ये प्रोजेक्ट को, ये जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं उनको चलाना मुश्किल हो जाता, इसलिए आर्मी ने इसका अपोज किया था। तो ये 4-5 जो रीजन है आप याद रखिएगा। पाकिस्तान का तो नहीं लिखिएगा, लेकिन बाकी जो ये लिख दीजिएगा कि इसको मेटलाइज करना काफ़ी मुश्किल था, आर्मी ने इसको अपोज किया, लैंड था, सिर्फ 25% लैंड एक्वायर कर पाए, किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा। अब क्या है, वैसे ही इसलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि आप देखो जब से ये गवर्नमेंट सत्ता में आई है उसके बाद में सीज फायर के वायलेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं। 900 सीज फायर के वायलेशंस अभी तक हुए हैं। और उसके बाद में ये जो थोड़ा बहुत डेटा है
ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी कहा कि दीवार बनाना मुश्किल था, इसलिए हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्मार्ट फेंसिंग लगाएंगे। ऐसी बाड़ यानी ऐसी फेंसिंग, ये फेंसिंग होती है, ऐसी फेंसिंग लगाएंगे जिससे एक तरह से सेंसर लगे होंगे, जिसमें कोई भी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करेगा, वेन एवर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट्स इन आवर टेरिटरी देन दैट सेंसर वुड डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। इस तरह से हम सेंसर लगाएंगे वहां पे। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी भी घोषणा करी। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 5-6 तरह के सिस्टम थे। सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे पूरे बॉर्डर में, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस लगाएंगे, नाइट विजन डिवाइसेस, रात को भी जो सर्विलेंस रख सकेंगे ऐसे डिवाइसेस, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर्स लगे होंगे ताकि वो कई बार टनल वगैरह जो डग करके आ जाते हैं खुद ही आ जाते हैं, लेजर बैरियर्स भी लगे होंगे। तो ये 4-5 सॉल्यूशंस आप याद रखिएगा हमेशा। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में सिक्योरिटी के टॉपिक में आए तो ये लिख दीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं, जैसे रेड क्लिफ मिशन था, ये क्वेश्चन आया था 2014 में, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर बॉर्डर, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत और डेटा है, तो ज़्यादा तो आप छोड़िए, इतना सारा डेटा मतलब इतना खर्चा आएगा, इतना वो करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4-5 जो स्टेप्स है ये याद रखिएगा। और बस फिर तो यही है कि जो होम मिनिस्ट्री कहती है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी काम करेंगे और जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है वो भी मिल के काम करेंगे और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा होगी। तो आगे का जो आर्टिकल है वो है नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड प्री के लिए कुछ डेटा हम देख लेते हैं। नेशनल सॉन्ग देखिए हमारा है वंदे मातरम। संस्कृत में इसे पहले कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काफ़ी जनचेतना लेकर आया जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। और इसका इक्वल स्टेटस है, जनगण मन के बराबर इनका स्टेटस है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो बात कही है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ और ही बयां करता है। खैर, सबसे पहले एक किस पॉलिटिकल ओकेजन पे इसे गाया गया था? 1896 1896 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस समय इसे सबसे सर्वप्रथम बार गाया गया था। तो अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल में देखिए एक पर्सन ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उन्होंने कहा कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51 में ए में जो अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अंदर में आप पिटीशन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहे कि आप एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाइए जिसमें इस तरह के आप कि गवर्नमेंट प्रमोट करे, प्रोपगेट करे नेशनल एंथम को और नेशनल फ्लैग को और नेशनल सॉन्ग को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में ये कहा कि देखिए नेशनल सॉन्ग है वो तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A में मेंशन भी नहीं है, उसमें मतलब 2 ही चीज़ें मेंशन है, एक नेशनल फ्लैग और एक नेशनल एंथम। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की डिबेट में हम नहीं जाने जा रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने उनकी आधी से ज़्यादा पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने सिर्फ एक बात मानी। पिटिशनर ने कहा था कि देखिए स्कूल्स में उन्होंने एक तो ये बात कही थी कि जो नेशनल एंथम है वो गाया जाए, कंपलसरी हो, ऑफिस में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव हाउसेस में, पार्लियामेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात को माना और कहा कि इस पे हम आगे जाके वर्डिक्ट देंगे, यानी अभी इस पर सुनवाई होगी। वो ये थी कि वर्किंग डेज के दौरान स्कूलों में नेशनल एंथम कंपलसरी हो, इस बात पे अब आगे सुनवाई होगी। सॉरी। आगे देखिए अगला जो आर्टिकल है हमारी सॉफ्ट पावर के बारे में है। हमारी सॉफ्ट पावर के बारे में ये है कि आर्टिकल देखिए हमारा जो मेडिकल सेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बाहर के देशों से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में इलाज करवाने के लिए आते हैं। और कभी जो ऐसे मिडिल ईस्ट के इनस्टेबल कंट्रीज़ हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए इराक का। इराक में पहले देखिए जो मेडिकल जो सुविधाएं थी वो मुफ्त में मिला करती थी, लेकिन आज इराक आपको पता है सिविल वार वहाँ पे चल रहा है और ISIS भी वहाँ पर है। तो वहाँ पे मोसूल में जो लड़ाई चल रही है, वहाँ पे जो इराकी सोल्जर्स घायल होते हैं वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी मैग्नीट्यूड में हमारे इंडिया में इलाज करवाने आते हैं। गुड़गांव में उनका इलाज होता है, गुरुग्राम जिसका नाम है आज आर्टेमिस हॉस्पिटल। तो 450 सोल्जर्स अभी तक आ चुके हैं। और इसके अलावा अफगान फाइटर्स भी 1985 में जब मुजाहिदीन के खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे थे, तो उसमें लड़ रहे थे जो अफगान के सोल्जर्स थे, तब भी आते थे। और हॉस्पिटल का नाम था काबुल इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो बस 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऐसे आए, कोई भी आए, मेंस का पॉइंट आए, तब भी ये आप पॉइंट्स लिख देना अच्छे ढंग से, इंडिया की सॉफ्ट पावर को बयां करता हुआ। अगला जो है देखिए आधार कार्ड को, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा था कि आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं किया जा सकता सर्विसेज के लिए। जो भी आप सब्सिडी देते हो उसके लिए आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं किया जाता। उसके बाद में गवर्नमेंट ने आधार एक्ट पास किया 2016 में। इसे हमने डिस्कस किया था, हमने ये भी डिस्कस किया था, इसको मनी बिल की तरह पास किया गया और राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। तो अब गवर्नमेंट ने आधार एक्ट 2016 सेक्शन 7 उसके तहत में सभी सब्सिडीज़
के लिए जो दी जाती है, जो सरकार सब्सिडीज देती है, उसमें धीरे धीरे करके गवर्नमेंट आधार कार्ड कंपलसरी करती जा रही है। और कुछ ग्रुप्स ऐसा कहते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट था उसकी अवहेलना है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद तो हमने आधार एक्ट 2016 पास कर दिया है, जिसमें सेक्शन 7 में साफ साफ ये लिखा है कि हम कोई भी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसके लिए आधार कार्ड हम कंपलसरी कर सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए अब आधार कार्ड कंपलसरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ने कंपलसरी कर दिया आधार कार्ड को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए। इवन जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया आधार कार्ड को मनरेगा की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अब देखिए इसके अलावा हमने एक और भी चीज़ डिस्कस करी थी। वैसे तो एक जो व्यू पॉइंट निकल के आता है, बिल्कुल बेसिक सा व्यू पॉइंट ये है कि 30% बेनिफिशरीज ऐसे हैं, 30% बेनिफिशरीज वंचित हो जाते हैं अगर आधार कार्ड कंपलसरी किया जाए तो होना तो ये चाहिए कि सबको एक्सेस मिल सके सब्सिडीज़ की, लेकिन गवर्नमेंट अगर आधार कार्ड इंप्लीमेंट करती है कि काफ़ी लोग वंचित रह जाएंगे जो इन स्कीम्स का लाभ उठाने से। अब दूसरा एक न्यूज़ उससे भी रिलेटेड थी, आपको याद होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री आधार कार्ड कंपलसरी करने वाली थी स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए, जिसका विरोध किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसी स्कीम्स स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए रिजेक्ट कर दी थी और इस पे बैन लगा दिया था कि गवर्नमेंट आधार कार्ड को नहीं इंप्लीमेंट कर सकती स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी एक तरह से गंभीर ये मसला है। क्योंकि अगर बच्चे एक तरह से जो एप्रोप्रिएट यानी सूटेबल आप कह सकते हैं, एक वर्ड होता है, वर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो जो बच्चे हैं जो जिनको मिलना चाहिए ये लाभ, अगर उनको वंचित रखा जाता है तो उनके भविष्य खराब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था गवर्नमेंट के इस ऑर्डर पे। तो अब क्या है, अब एक और जो है नोटिफिकेशन जारी करी है एचआरडी मिनिस्ट्री ने और कहा है स्कूल्स को कि आधार कार्ड आप कंपलसरी कीजिए स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए। अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्कॉलरशिप स्कीम्स नहीं देंगे। आपकी जिम्मेदारी है स्कूल्स की कि वो उस बच्चे को लेके जाएं नियरेस्ट आधार सेंटर पे और उसका आधार कार्ड बनवा के दें। तो ये पूरा मसला है। अब थोड़ा सा अर्जित पटेल का थोड़ा इंटरव्यू है, कोई खास प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा कि देखिए वी शेप लेगी जो हमारी इकोनॉमी है। वी शेप का मतलब देखिए अब नोटबंदी के बाद में थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में एकदम से बाउंस बैक करेगी और दोबारा से जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी हो जाएगी। फिर ये अपने बारे में कहते हैं कि हमने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट की पूरी रीमोनेटाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है, ना सिर्फ आरबीआई बल्कि सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। और फिर ये कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, ये कहते हैं कि आरबीआई भी एक तरह से जो ग्रोथ रेट में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ग्रोथ रेट अच्छी वहाँ होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है। ऐसे देश में ग्रोथ रेट को बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जहाँ पे महंगाई रेट काफ़ी ज़्यादा होती है और इंस्टेबिलिटी होती है। तो आरबीआई एक तरह से अपने आप में भूमिका निभाता है ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि वो महंगाई को काबू में रखता है और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इसी प्रकार से चलाता है। और बस यही था, इस न्यूज़ में इतना ही है। अगला पीआईबी की न्यूज़ है। पीआईबी की न्यूज़ है वो तरीनी से रिलेटेड है। तरीनी है क्या? तरीनी देखिए ये है सेल बोट है ये, और ये किस लिए न्यूज़ में है, इसे इंडक्ट कर लिया। एक सेरेमनी होगी 18 फरवरी यानी आज, तो ये होगी आईएनएस मंडोवी बोट पूल पे, और इस सेरेमनी में तरीनी जो बोट है, सेल बोट है, उसको इंडक्ट कर लेगी इंडियन नेवी अपने बेड़े में। अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हमारा देखिए फर्स्ट इंडियन ऑल वुमन सर्कम नेविगेशन ऑफ ग्लोब, यानी जो पहला हम जो नेवी पे देखिए जो इस तरह के जो मिशंस होते हैं पूरा ग्लोब में घूमेगी हमारी, जो एक क्रू जाएगा पूरा ग्लोब घूमेगा, वो क्रू होगा और उसमें सभी वुमन होंगी, और वो जो क्रू जाएगा वो तरीनी सेल बोट पे जाएगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में है तरीनी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो याद रखिएगा तरीनी, क्योंकि वुमन का इशू भी इन्वॉल्व है और डिफेंस इशू भी इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा आप इसे। और ये बनाया किसने था? वैसे ये नीदरलैंड ने बनाया था, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली जो न्यूज़ है वो मिजल्स एंड कंट्रोल रूबेला से रिलेटेड है, और कोई खास न्यूज़ नहीं है। वैसे एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया जो कि स्ट्रेटजी रिकमेंड करेगा। पहले हमने देखा था इनके लिए जो मिजल्स और रूबेला के लिए एक जॉइंट वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था। कम्युनिकेबल डीज है, आप थोड़ा अगर हम प्री के दृष्टिकोण से देखें तो 2-3 बातें आप याद रखिएगा। कम्युनिकेबल डीज हैं, और फैलता कैसे है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, और फैलता किससे है? सांस लेने में, या फिर कुछ आप किसी दूसरे के माउथ के नज़दीक आओ, अगर उसके इस तरह के डीज हैं मिजल्स रूबेला, तो इन चीज़ों से ये फैलता है। कम्युनिकेबल डीज है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम से ये फैलता है, और नाक से या फिर मुंह से जो सांस लेते हैं हम उस तरह से ये फैल सकता है। अब अगला जो है एक ये इनिशिएटिव है, काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस है ये,
नेक्स्ट जनरेशन माइनिंग, और यहाँ पे देखिए माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट जनरेशन माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज। तो बस ये याद रखिएगा, ये एक CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज की गई थी ये पूरी कॉन्फ्रेंस थी, नेक्स्ट जनरेशन माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कोल और माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किए गए थे और कहा गया था कि देखिए हमने इंडिया ने अपने आप में एक तरह से प्रोफिशिएंसी हासिल कर लिया है और हम काफ़ी मात्रा में अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कोयले से करते हैं। अब लेकिन हमें एक तरह से एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देना चाहिए और क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उससे रिलेटेड इसी तरह के जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए गए थे। तो बस ये नाम याद रखना और कुछ नहीं है। पूछेंगे तो बस यूँ ही पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किससे रिलेटेड ये है। और थोड़ा इसमें डेटा है अब PIB में, फॉरेन टूरिस्ट कितने कितने आए, कौन से देशों से हमारे देश में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। देखिए अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए तो ये तो इतना कि जो जनवरी में कितने कम हुए कितने ज़्यादा हुए तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कंट्रीज़ देख लीजिए, बेसिक आइडिया मिल जाएगा, कभी ना कभी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे प्रीलिम के। तो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं वो US से सबसे ज़्यादा आते हैं, 15% US से सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे वो आते हैं, एक सेकंड यहाँ पे होगा, एक सेकंड, हाँ दूसरे नंबर पे बांग्लादेश से आते हैं। पहले नंबर पे US से 15%, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश से 14.91%, तीसरे नंबर पे UK से 11.11%। तो बस इसके अलावा 15 के 15 याद नहीं रखने, 3-4 याद रखिए, यानी US से सबसे ज़्यादा आते हैं। और देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको पता होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन रजिस्टर करके टूरिस्ट हमारे देश में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप आ जाओ, पहले मतलब आप टिकट खरीदो और हमारे देश में आ जाओ, यानी आने के बाद में आप इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करवा लो, नहीं ऐसा नहीं। 4 दिन पहले, यानी चलने से 4 दिन पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हम बनवाते हैं तो, जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाद में ईमेल आ जाती है आपके पास में कि आपको जो है वीज़ा सैंक्शन हो गया है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की बात करें तो इसका यूज़ करके जो टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं वो सबसे ज़्यादा UK से आते हैं। ऑलमोस्ट 23% वीज़ा लेके टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में UK से, उसके बाद में US, उसके बाद में रशियन फेडरेशन, उसके बाद वाले छोड़ दीजिए, ये बस 2-3 याद रखिए ऊपर ऊपर के। आज की हमारी जो इन्वायरमेंटल टॉपिक है, इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से रिलेटेड। ये किस लिए थी, व्हेल्स की संख्या को रेगुलेट करने के लिए, यानी उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए ये संस्था बनाई गई थी और वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। एम क्या था, एम यही था कि कंजर्वेशन की जाए व्हेल की, क्योंकि देखिए जो व्हेल्स था, व्हेल्स को काफ़ी मारा जाता है जापान के रीजन में और रशिया में भी काफ़ी मारा जाता है, रशिया के आसपास के समुद्र है वहाँ पर। जापान में देखिए इसकी डिश बनाई जाती है व्हेल्स की और इसको खाया भी जाता है, और कई जगह पे इसको कल्चरल चीज़ों के लिए भी इनको मारा जाता है और इनका यूज़ किया जाता है। तो इस पर 1982 में 1982 में जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है उन्होंने मोराटोरियम लगा दिया साफ साफ कि आप कॉमर्शियल व्हेलिंग नहीं कर सकते। इसकी मतलब व्हेल्स को मार के इनका कॉमर्शियली बेच नहीं खरीद सकते। व्हेल्स आपको पता होगा ना, मछली, बार बार व्हेल कह रहा हूँ, कहीं कुछ और समझ जाओ आप। व्हेल का मतलब जो बड़ी सी मछली होती है, वो भूल गया, पिक्चर डाल देता तो अच्छा रहता। ये कहते हैं 1982 में देखिए मोराटोरियम यानी रोक लगा दी कि आप व्हेल्स मछली की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। और जापान और रशिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिनके आसपास के एरिया में इन्हें मारा जाता था, उन्होंने इस मोराटोरियम, इस रोक का अपोज किया, इसका विरोध किया। तो बाद में जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है उन्होंने नॉन जीरो व्हेलिंग कोटा, तो ये क्या था, ये था उन्होंने ये कहा कि देखिए साइंटिफिक पर्पसेस के लिए आप व्हेल्स को मार सकते हो, थोड़ा बहुत इन्होंने अलाउ किया ताकि आप साइंटिफिक रिसर्च कर सको। लेकिन अभी भी ये इशू काफ़ी सुर्खियों में रहता है और अभी भी काफ़ी व्हेल्स की हत्या की जाती है। तो इसलिए ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अभी हमारी स्कीम क्या है, आज की हमारी स्कीम है डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड। 2015 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा, इसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ये देखिए जो डिजिटल बोर्ड होता है वो डिस्प्ले करता है ऑडियो या वीडियो मटेरियल। यहाँ पे देखिए ये है, ये जो बोर्ड होगा वो ऑडियो या वीडियो मटेरियल होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो दिखाएगा और इसमें से इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेगा। और ये देखिए जो वुमेन चाइल्ड को बचाने के लिए या फिर जो भी आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको बच्चों को बचाने के लिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट ये करेगा। और कहाँ कहाँ पर ये डिस्प्ले होगा, ये काफ़ी जगह पे डिस्प्ले होगा, इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफिसेज और
चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद, ये सब जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं जहाँ पे लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। शुरू में ये स्कीम को महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया गया था और बाद में इसे पूरे देश में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो ये डिजिटल गुड्डा गुड्डी जो बोर्ड है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर में भी बेस्ट प्रैक्टिस है वो मानी जाती है। तो ये पूरी स्कीम थी हमारी। मिनिस्ट्री याद कीजिएगा, कौन सी मिनिस्ट्री? चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम करंट अफेयर्स हमारे सितंबर के। सितंबर में जो आपटा था वो काफ़ी सुर्खियों में था। ये आपटा क्या था? ये यहाँ पे देखिए, ये था अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया इसे ज्वाइन करना चाहता था 2010 में। इसमें जो तो है ये, वैसे तो जो एग्रीमेंट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे देशों के यानी एक दूसरे के जो रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं या फिर जो भी जो ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। और दोनों के बीच में जो जो चीज़ों पे मान्यता है यानी जिस पे एग्रीमेंट हो गया है वो ट्रांजिट कॉरिडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान यह चाहता था कि वो इस पूरे एग्रीमेंट के तहत में इंडिया को भी शामिल किया जाए ताकि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे देखिए, ये पूरा रीजन है। तो अफगानिस्तान के जो ट्रक हैं वो जो वाघा बॉर्डर तक तो आ सकते हैं, पंजाब तक, लेकिन बाद में देखिए पंजाब के आगे नहीं जा सकते, ये वाघा बॉर्डर के आगे नहीं जा सकते। यानी सामान तो ला सकते हैं इंडिया के लिए, लेकिन वो लाएंगे भी कैसे? उनको वाघा बॉर्डर पे पहले अनलोड करना पड़ेगा, फिर दोबारा से लोड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से। लेकिन इंडिया से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये तो फिर दिक्कत होगी ना। ट्रक इतनी दूर आएंगे फिर बाद में खाली जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने रोक लगा दी थी इस चीज़ पे। और लोडिंग अनलोडिंग से जो इनके पेरिसेबल मटेरियल्स है जैसे फ्रूट्स वगैरह, या फिर जो अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, काजू बादाम, जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं वो ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से अब बाद में धमकी भी दी थी अफगानिस्तान ने कि अगर आप हमको इंडिया में ट्रक्स नहीं ले जाने देंगे तो हम भी आपके ट्रक्स पे रोक लगा देंगे, आप सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में नहीं ले जा सकेंगे। तो उस टाइम पे काफ़ी सुर्खियों में था, पूरा इशू था। फिर इंडिया ने अब क्या किया? इंडिया ने अभी अफगानिस्तान में एंट्री के लिए, आपको पता ही होगा, छबार पोर्ट हम बना रहे हैं। छबार पोर्ट से ईरान में जो पोर्ट बन रहा है उसके थ्रू हम एंट्री करने जा रहे हैं अब अफगानिस्तान में। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने अफगानिस्तान के अंदर में कर रखी है। जरांस डेलाराम हाईवे हमने बनाया है यहाँ पर। और इवन पाकिस्तान भी अपने हिसाब से खुद ही कुछ ना कुछ करता जा रहा है। सीपैक जो है, सीपैक के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। जो पाकिस्तान है चाइना के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो टॉपिक है माराकश ट्रीटी का। देखिए 2013 में शुरू में ये माराकश ट्रीटी जो है आई थी, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा इसे पूरा रेगुलेट किया जाता है। WIPO क्या है? ये जनेवा में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और UN का पार्ट है ये। तो दो फैक्ट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। देखिए बात यूँ है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, हेडक्वार्टर वगैरह अगर ना भी याद रहे तो मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि SSC वगैरह में पूछते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पूछने की संभावना काफ़ी कम होती है। मतलब कहने का मतलब बताऊँ क्या है, अभी तक कम पूछती है UPSC। होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो क्या अब तक क्या ही पूछ लें, वो हो सकता है ये UPSC अगले बार इस साल 2017 में कुछ बिल्कुल SSC से भी गए गुजरे करंट अफेयर पूछना स्टार्ट कर दें, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा पूछने लगेंगे तो फिर सारे ही जाएंगे ना, एक आधा थोड़े जन जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी कम है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस तरह के जो लॉजिकल पॉइंट्स है, UN का पार्ट है कि नहीं है, इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर पूछेंगे तो अब यूं हजारों ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इस तरह से इंटरनेशनल की बात करें तो 101 हैं। सबके हेडक्वार्टर याद रखने लगे तो काफ़ी हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन फ़ायदा काफ़ी कम होगा। तो बस आप इस तरह की चीज़ों को ना देख लीजिए बस एक बारी, जिनेवा में है, लेकिन टेंशन मत लेना इस तरह की चीज़ों को कि हाँ याद नहीं हो रहा या फिर कुछ बहुत मुश्किल आ रही है, तो इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है। वहाँ पे ऑप्शंस होंगे प्रीलिम में, तो ऑप्शन देख के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो नज़रों से उतारने की कोशिश काफ़ी करना कि एक बार चीज़ें देखी हुई हों, इंपॉर्टेंस देना जिस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में और पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको याद करने की आवश्यकता है, उनको याद करने पर ज़्यादा जोर देना बजाय कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आप याद कर रहे हो, इन पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंस सीखना किस चीज़ को, UPSC इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, किस चीज़ पे कहाँ फोकस करना है, कितना फोकस करना है, कितना टाइम देना है और कब उसे रिवाइज करना है, यही है। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हों, टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसको चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस उसने पढ़ लिया, बात खत्म, सीधी सी बात है। चलिए अब क्या था ये माराकश ट्रीटी? देखिए ये ब्लाइंड्स के लिए थी। ब्लाइंड्स के लिए ये थी जो उनको ना बुक्स की फैसिलिटी मिलेगी। कॉपीराइट होते हैं काफ़ी बुक्स पे, तो इनको जो ब्लाइंड लोगों को ना, अंधे लोगों को वो बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उस चीज़ में अब ये पूरी ट्रीटी है। इस पूरी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेसिबल बुक्स कंसोर्टियम।
ये जो कंसोर्टियम है ये पूरी दुनिया में जो जो देश इस मार्राकेश ट्रीटी को साइन करेंगे वहाँ से ये बुक्स इकट्ठी करेंगे, वहाँ की पब्लिकेशन से। यानी जो कॉपीराइट होता है आमतौर पे वो कॉपीराइट फॉरगो यानी भूल जाएंगे, जो पब्लिकेशंस हैं वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं वो इस बुक्स को यूज कर सकते हैं। और इवन जो कन्वर्ट करके, जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए आपको पता होगा कि बुक्स को अलग से कन्वर्ट किया जाता है ब्रेल सिस्टम में, ताकि वो पढ़ सकें या फिर यूज में ला सकें। उस सिस्टम के लिए उस सिस्टम के तहत में सारी जो बुक्स हैं वो एक जगह इकट्ठी कर देंगे एक्सेसिबल बुक्स कंसोर्टियम में। तो यही वो ट्रीटी है कि सभी देश अपने अपने देशों में वो बुक्स हैं वो भेज देंगे इस कंसोर्टियम के पास में, और फिर ये कंसोर्टियम की एक्सेस रहेगी सभी देशों में ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। तो इससे रिलेटेड ये अच्छी ट्रीटी है। ये इंडिया ने पहली बार, मतलब सबसे पहला इंडिया ही देश था जिसने इसने साइन किया है। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह की कोई अच्छी चीज़ें होती है ना, इंडिया सबसे आगे मिलता है। तो इंडिया की यही तो सॉफ्ट पावर है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।